कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 4 विधायी संभाषण का अध्ययन करेंगे। लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। जन्म सन 1865, ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: शिव शंभू के चिट्टे, चिट्टे और खत, खेल तमाशा। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। आरंभिक शिक्षा किस में हुई? उर्दू में। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। किसमें? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में इन्हें देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त और राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वह साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विधायी संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्टे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आदताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वे सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही ये एक साहित्यिक गद्य का भी नमूना है। पाठ इस प्रकार है: विधायी संभाषण। विधाय का अर्थ होता है बिछुड़ना। संभाषण, भाषण का अर्थ है विधाय पर भाषण देना। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। ये लॉर्ड कर्जन के लिए कहा गया है कि अब आपका शासन खत्म हो चुका है। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं। कर्जन, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन 2 बार वायसराय बन चुके थे, किंतु इतनी ही जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था और न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने इस देश पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। आपके बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे। वे यह चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात ये मानते थे कि जल्द ही श्रीमान यहाँ से पधारे, पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जान पड़ता है कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, बड़ा दुख का होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वेर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है।
माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस देश में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। अर्थात जब कोई हमसे बिछड़ते हैं, क्यों न वे पशु पक्षियाँ कोई भी हो, तो बिछड़ने का सबको दुख होता है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। कितनी गायें थी? 2 गायें थी। उनमें से एक अधिक बलवाली थी, मतलब शक्तिशाली थी। वे कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गायों को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। अर्थात जो बलशाली गाय थी वे पुरोहित को दे दी, लेकिन देखा गया कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, खुश नहीं हुई। वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। उसने खाना नहीं खाया, चारा नहीं खाया, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ये दशा होती है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, पहले भी जो प्रधान शासक आए, अंत में उसको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। ये तो परंपरा चलती आ रही है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत थे, लेकिन जो आपका शासनकाल था वह बहुत ही दुख का था। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, ये उसे खबर नहीं है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए? कौन कौन से पूरे हुए? आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। आपने ऐसे बोला कि भारतवर्ष सुखी जीवन जिएंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, आपने जो जैसे अशांति फैलाई है, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। अर्थात आपने बहुत सारे अत्याचार किए हैं। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। इसके लोगों पर आपके जो अत्याचार किए हैं, लोगों के मन में बड़ा ही दुख का कारण बना है। आगे देखिए, विचारिए, क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर, अब्दुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वे बाएं, आप प्रथम थे, वे दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही एक ऐसा दर्जा था आपका ही, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ गिरे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आप अपने देश में तो ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके।